हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में महेश वर्णमाल के साइंस बुक जो एनसीईआरटी का सारांश है, लेसन नंबर 7 को देखेंगे। और इसमें तरंग गति तथा ध्वनि, वेव मोशन एंड साउंड को पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले लेसन के वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी से संबंधित जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम टॉपिक पर चलें। तरंग के जी सिस्टम पर चल रहे हैं। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ का ऐसा विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस मतलब हिलडुल, इधर उधर, ऊपर नीचे, हिलडुल आगे पीछे, इसी को हम कहेंगे प्रतिरूप है, जो माध्यम के कणों को वास्तविक प्रवाह के बिना किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित वेग की गति करता है, ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इन विक्षोभ की गति को हम तरंग कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी हलचल हुआ और हलचल से यहाँ का जो शुरुआती एनर्जी था वो कहीं ट्रांसफर और धीरे धीरे हो रहा है। तो इस जे क्रिया को हम हलचल को कह सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है या ऊपर नीचे हो सकता है। इस प्रक्रिया को हम ये कहेंगे तरंग गति हुआ। ठीक है। तरंग गति में माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि तरंग गति जो शुरू वाला था वो कण कहीं भागता नहीं है, लेकिन हाँ, ये आगे की ओर एनर्जी को ट्रांसफ़र करता रहता है, आगे की ओर या इधर उधर ट्रांसफ़र करता रहता है, आगे पीछे ट्रांसफ़र करता रहता है। तो दोस्तों, आप तरंग ये समझ गए होंगे कि फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान गति को इसमें जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, माध्यम में कंपन करने वाले कणों का वेग विभिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु किसी भी माध्यम में तरंग की चाल नियत रहती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कणों का वेग जो होता है, जब जैसे हवा में चलेगा तो हवा में कुछ इसका वेग होगा, और फिर यदि पानी में अगर कि चलता है तो इसका वेग डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी माध्यम में तरंग की चाल हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी चाल नियत रहेगा और वेग जी क्या होगा कि हमेशा चेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट, तरंग से संबंधित शब्दावली। तो पहला आयाम चलने, आयाम क्या है? आयाम क्या है, ये चीज़ को देखें। किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कणों का उनकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आयाम कहलाता है। मतलब ये समझिएगा क्या होता है, जैसे इसको हम कहेंगे माध्य स्थिति, मतलब इस बिंदु को जहाँ पर रुका हुआ था उस बिंदु को कहेंगे माध्य स्थिति। यहाँ से जो अधिकतम जो उछाल ऐसे ले रहा है, उछाल जो ले रहा है, अधिकतम जो उछाल ले रहा है, या अधिकतम नीचे में गर्त, जिसको यानी उछाल लेने को शीर्ष कहते हैं और नीचे में जब आएगा तो इसे गर्त कहते हैं। तो अधिकतम जो उछाल हुआ है इस बीच से मिड पॉइंट से मध्य पॉइंट से ये नापेंगे, तो इसी को कहते हैं हम आयाम कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, आयाम होगा। बीच वाला पार्ट यहाँ पर नीचे भी हो सकता है आयाम, यानी अधिकतम उछाल, मध्य स्थिति से अधिकतम उछाल को ही हम जो कहेंगे आयाम कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, आयाम कण कंपन पथ की कुल लंबाई का आधा होता है। मतलब एक कंपन वाले पथ जो होता है इसका क्या होता है, आधा होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। आयाम को समानतः ए से दर्शाया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होगा, क्योंकि ऊपर हम ये लंबाई को माप रहे हैं तो मीटर में होगा। आवृत्ति, दोस्तों देखिएगा आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति होता है, यहाँ पर देखिएगा, किसी माध्यम में तरंग का संचरण 1 सेकेंड में किसी कण को द्वारा कंपनों की संख्या, उस कण की आवृत्ति कहलाता है। मतलब ये समझिएगा क्या है, मतलब एक, जैसे कि 10 सेकेंड पर किसी ढोलक पर वार किए और इसने पूरा 20 हर्ट्ज तक कंपन कर दिया, तो इसको हम 1 सेकेंड में देखेंगे कितना कंपन किया, तो 2।
तो 1 सेकंड में जो कंपन होता है उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मतलब एक ढोलक हो गया, तो ढोलक को अगर पीटते हैं तो 1 सेकंड एकांक समय में जो कंपन करेगा उसी को हम कहेंगे आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्य को कुल संख्या होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ये जो दोस्तों याद रखिएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है या प्रति सेकंड, क्योंकि आप एकांक समय में निकालिएगा तो सेकंड नीचे आ जाएगा, तो इसलिए प्रति सेकंड होता है। और इसी आवृत्ति से देखिएगा किसी भी चीज़ का आवाज़ का अच्छा धुन जो निकलता है या फिर ज़्यादा सुरीला होता है। नेक्स्ट, माध्यम के किसी कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक एक कंपन पूर्ण करने में लगा कुल समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। मतलब ये आवर्तकाल क्या कर रहा है, तो आवर्तकाल ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कहना चाहता है कि जब अपना मतलब मान के चलिए कि एक यहाँ पर झूला लटका हुआ है, इस झूला को अगर कि हिला दिया जाए तो मान के चलिए यहाँ पर गया, यहाँ से फिर बीच में आएगा, बीच से फिर किनारे पर गया, फिर अपने बीच में आ गया। तो इस मध्य पिंड पॉइंट से चला हुआ था और फिर ये यहीं पर एक पॉइंट पुनः जे दूरी तय करके अगर कि मिड पॉइंट पर आ जाता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम आवर्तकाल कहेंगे। मतलब एक दोलन को पूरा करने में, एक दोलन को, कंपन को, चक्कर को पूरा करने में जो समय लगे उसी को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि घड़ी में भी आप देखे होंगे कि पीछे वीडियो में हम पढ़ाए हुए थे कि मिनट की सुई मान के चलिए कि यहाँ पर है, यहाँ से जब इस चक्कर को पूरा करके पुनः इसी पर आ जाता है तो हम कहेंगे एक आवर्तकाल। इसका जो एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 60 मिनट, तो ये कहेंगे आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का भी उसी तरह आवर्तकाल होता है, सब चीज़ का आवर्तकाल होता है। तो वहीं आवर्तकाल के मतलब एक चक्कर को पूरा, यानी कि पूरा मध्य स्थिति से एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसी को हम कहेंगे आवर्तकाल कहेंगे। ठीक है, तो आवर्तकाल का यहाँ पर फॉर्मूला है 1/आवृत्ति/n। अर्थात आवर्तकाल आप कह सकते हैं कि आवृत्ति का एकदम उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी टी जो होता है आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, आवृत्ति बराबर भी आप उसी तरह इसको उल्टा कर सकते हैं, यानी आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। उसी तरह देखिएगा वेग बराबर क्या होता है, यानी v बराबर क्या होता है, n लैम्डा। n को आवृत्ति कहते हैं, लैम्डा को तरंग दैर्ध्य होते हैं। यानी आप यहाँ पर समझिएगा कि यदि आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का वेग अगर देखा जाए तो कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर तरंग दैर्ध्य को 3 गुना कर दिया जाए तो वेग भी यहाँ पर ये कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब समानुपाती होता है। नेक्स्ट, आवर्तकाल। आवर्तकाल के मार्ग में माध्यम के कणों को एक दोलन को के समय को आवर्तकाल कहा जाता है, पीछे पढ़ लिए। और टी से प्रदर्शित इसका एसआई मात्रक सेकंड है, इसे दोलन काल भी कहते हैं। मतलब एसआई मात्रक याद रख लीजिएगा, सेकंड होता है। कला ये जरूरत नहीं है। अगला आइएगा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य आपने देखिएगा, किसी तरंग की लंबाई है जो माध्यम कि किसी कण द्वारा अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर एक कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी को प्रदर्शित की जाती है। मतलब इसे दोस्तों यहाँ से समझिएगा। यहाँ से दोस्तों समझिएगा तरंग क्या है। मतलब ये देखिएगा, यहाँ से अगर चला फिर अपने श्रृंग पर आ गया तो ये देखिएगा, एक ऊपर वाला श्रृंग बोला जाता है और नीचे वाला को हम गर्त बोलते हैं। तो इस श्रृंग के बीच के दूरी को हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य कहेंगे, या 2 लगातार गर्त के बीच के दूरी को हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य हो गया। ठीक है, मतलब जहाँ से चला हुआ था, जिस स्थिति में चला हुआ था उसी पथ में आ जाता है तो इसको तरंग दैर्ध्य से ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तरंग दैर्ध्य किसी तरंग की लंबाई है जो माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक कंपन पूरा तय करने की गई दूरी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य एक समान कला में कंपन करते हुए निकट कणों के मध्य की बीच की दूरी के बराबर होता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे यहाँ पर कि
हम ये दो गर्तों के बीच जो नीचे वाला है इसको भी ये तरंग दैर्ध्य कहेंगे, या दो लगातार शीर्ष होगा उसको भी हम ये कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य है। नेक्स्ट, अब तरंग दैर्ध्य से संबंधित कुछ बातें। तो यहाँ से देखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगों को समझने की पहले ये क्या होता है, तो अनुप्रस्थ तरंगे जो ऊपर नीचे अगर चलेगा इसको कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आगे पीछे गति करेगा उसे कहेंगे अनुदैर्ध्य। मतलब आगे पीछे, मतलब इसमें ये अनुप्रस्थ में कह सकते हैं, आप ऊपर की ओर गया तो इसको श्रृंग कह सकते हैं, श्रृंग कह सकते हैं, लेकिन नीचे की ओर जाएगा तो इसे गर्त कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं श्रृंग और गर्त के रूप में जो चलेगा, लंबवत जो चलेगा या सरल रेखा में सीधे चलेगा उसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन जो तरंगे आगे पीछे यानी कि सपिंडन के मतलब सिकुड़ना और विचलन के मतलब फैलना, तो इसमें कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो सिपंडन हुआ और फिर छोड़ देते हैं तो विचलन हुआ, तो इस प्रक्रिया में हम कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है, ठीक है। लेकिन अगर कि पानी में पत्थर अगर फेंक देते हैं तो देखिएगा ऐसे चलता है, उसका गति जो होता है ऊपरी परत को हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये चलता है। तो इसलिए पानी तालाब है और तालाब में अगर कि कोई पत्थर अगर फेंकते हैं तो वहाँ पर याद रखिएगा ऐसे चलेगा, तो इसे कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि दो श्रृंगों के बीच, मतलब ये हम बताए हुए थे अभी कि इस मतलब ये नुकीला भाग को ऊपर को हम श्रृंग कहेंगे, या दो गर्त को भी आप ये कह सकते हैं, नीचे वाला दो गर्तों के बीच की दूरी होता है, वह दूरी जिसमें एक श्रृंग और एक गर्त, मतलब ये देखिएगा यहाँ से श्रृंग ले लें और नीचे वाला एक गर्त ले लें, तब पर भी इसका ये डिफिनेशन निकल सकता है। उसी तरह अनुदैर्ध्य में दो लगातार सपिंडन, मतलब स्प्रिंग है ऐसे चलता है, तो इस सपिंडनों के बीच की दूरी को हम कहेंगे, या दो विचलनों के बीच की दूरी को हम ये कहेंगे। अर्थात एक सपिंडन ले लें और एक विरलन ले लें, तब पर भी ये अनुदैर्ध्य होगा। तो अनुदैर्ध्य में दोस्तों याद रखिएगा सपिंडन, विरलन और ये दोनों होता है, लेकिन इसमें अनुप्रस्थ में श्रृंग यानी ऊपर और नीचे जो चलता है, गड्ढा की तरह चलता है। नेक्स्ट, तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार देखिएगा दोस्तों, यांत्रिक मैकेनिकल वेव और विद्युत चुम्बकीय वेव। अब देखिए अयांत्रिक में दो तरंगे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। विद्युत चुम्बकीय में देखिएगा यहाँ पर बांटा गया कि कौन कौन सा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग को याद करने की एक ये ट्रिक में बता रहा हूँ, उसको याद कीजिएगा कि आप याद कर लीजिएगा, यस से चालू कीजिएगा अल्फ़ाबेटिकल लेटर, उसमें सब आ जाएगा। यस आर से आर, यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ से देखिए आर के मतलब रेड के मतलब औरक्त किरण, तो औरक्त किरण को दोस्तों आप ये कह सकते हैं, औरक्त किरण हो जाएगा। यस के मतलब शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव ये कर दीजिएगा, ठीक है। यस के मतलब शॉर्ट मतलब लघु रेडियो तरंगे हो जाएगा, सूक्ष्म जो दिया हुआ है सूक्ष्म। टी यहाँ से हटा दीजिएगा। यू के मतलब लिखिएगा, यू यहाँ से याद रखिएगा अल्ट्रावायोटिक यानी पराबैंगनी, अल्ट्रावायोटिक पराबैंगनी किरणों को कहते हैं अल्ट्रावायोटिक किरण हो जाएगा। भी से विजन मतलब दृश्य होता है, तो दृश्य किरणों को हम कह सकते हैं कि ए वाला हो जाएगा चुंबकीय तरंगे। डब्लू से याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है डब्लू का अर्थ यहाँ पर नहीं लेना होगा, ठीक है। अगला देखिएगा यक्स से हो जाएगा एक्सरे किरण हो जाएगा, एक्सरे किरण हो जाएगा। वाई से उसको पलट देते हैं तो गामा जैसा बनता है, तो याद रखिएगा गामा किरण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ये आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स से याद कर सकते हैं, तो टी को छोड़ देना है और फिर ये आपको डब्लू को छोड़ना है, डब्लू के मतलब वे भी ये याद रखना होगा। तो याद रखिएगा ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग उनको कहेंगे जो अपने माध्यम में आने पर विचलित नहीं होते हैं, यानी बिना माध्यम का भी ये गति कर लेती हैं। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम एक और नाम दिया जाता है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक
विद्युत चुम्बकीय तरंग को दिया जाता है अयांत्रिक, मतलब अयांत्रिक वैसे तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम नहीं भी होगा तो चल सकती हैं। यानी ये सब तरंगे अंतरिक्ष में भी चलना होगा तो चल सकते हैं, जो कि हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत सारे उपग्रहों को, सैटेलाइट को हम जो कंट्रोल करते हैं पृथ्वी से, तो ये याद रखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के द्वारा। जैसे कि आप सूर्य का प्रकाश देखते हैं कि अंतरिक्ष से आता है, लेकिन विचलित कहीं पर भी देखिएगा कि अगर करंट भी आएगा, प्लस माइनस भी आएगा, तो ये विचलित नहीं होता है। तो याद रखिए कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग को ही अयांत्रिक तरंग मतलब जो ठोस में भी चले, द्रव, क्वेश्चन बनता है ठोस, द्रव, गैस और निर्यात में भी गति कर सकता है, तो उसे कहेंगे अयांत्रिक तरंगे। लेकिन यांत्रिक तरंगों के लिए आपको कुछ यांत्रिक तरंगें ऐसे होती हैं जहाँ पर ये उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो हम चल रहे हैं दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो पीछे में आपने पढ़ लिया कि श्रृंग के और गर्त के रूप में अनुदैर्ध्य जो होगा चलेगा, वो क्या चलेगा कि सपिंडन और विचलन, स्प्रिंग की गति हो जाएगा, ध्वनि भी हो जाएगा, देखिए आगे पीछे चलता है, तो इसे हम ये कहेंगे इस कंडीशन में चलेगा। जैसे कि अल्फा किरण, बीटा किरण, ये सभी देखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगे के अंतर्गत आ जाएगा, या विद्युत चुम्बकीय तरंग में आ जाता है। नेक्स्ट आइए दोस्तों यांत्रिक तरंगे, मतलब अभी देखे थे यांत्रिक तरंगे जिन्हें भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं यांत्रिक तरंगे। मतलब भौतिक माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस की तीनों जरूरत रहेगा तभी चल सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में नहीं जा सकते हैं। इनके दो गुण से प्रभाव होते हैं, इनके माध्यम में के दो गुण के प्रभाव होते हैं, जड़त्व और प्रत्यास्थता। मतलब जितना ही प्रत्यास्थता बढ़ रहा है उतना ही आप देखिएगा कि उसमें गति बहुत काफ़ी करेगा। जैसे कि लोहा का आप देखते हैं कि लोहा में ध्वनि का गति बहुत काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन हवा में देखिएगा कम होता है। तो इसलिए प्रत्यास्थता मतलब उसके टिकाऊपन, ठीक है, मजबूती। तो प्रत्यास्थता जिसमें अधिक रहता है उसमें ध्वनि का गति भी अधिक होता है, जड़त्व उसी प्रकार। तो जड़त्व के कारण माध्यम के कण गतिज ऊर्जा संचित होती है, जबकि प्रत्यास्थता के कारण वे निकटवर्ती कणों को विक्षोभ प्रदान करके अपनी स्थिति में लौट सकती है, मतलब आगे पीछे जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरण होने पर माध्यम कण तरंग के संचरण की दिशा लंबवत सरल रेखीय गति में कंपन कर दिया। आप समझ गए हैं कि लंबवत करे या श्रृंगगर्त के रूप में करे तो उसे अनुप्रस्थ कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, जल में पत्थर फेंकने पर ऐसे चलता है, लंबवत चलता है, तो इसको कहेंगे हम जो अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे यानी कि लाइट जो होता है, सूर्य लाइट होता है, वो भी इस सीधा चलता है सरल रेखा में, तो अनुप्रस्थ। भूकंपीय तरंगे मतलब यस केवल ऐसा तरंग है, यस, ठीक है। सेकेंडरी तरंग होता है जो, यानी कह सकते हैं पी और लब तरंगे आपको नहीं होगा। प्राइमरी जो तरंग होता है, तीन प्रकार के भूकंपीय तरंग होते हैं, तो इसमें पी और यल नहीं होगा, यस आप कह सकते हैं अनुप्रस्थ होगा। डोरी युक्त मतलब रस्सी को अगर बांध दिया है, तो अगर रस्सी दो छोरों पर अगर के बांध दिए, एक छोर से अगर हिलाइएगा तो ये भी ऊपर नीचे ऐसे जी चलेगा, तो इसको भी अब जो कहिएगा बीड़ा होगा, गिटार हो जाएगा। मतलब जो नीचे ऊपर चलता होगा उसे हम ये कहेंगे कि ये अनुप्रस्थ तरंगे है, लेकिन उसमें उत्पन्न ध्वनि को नहीं कह सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में ये चलते रहते हैं। ये चीज़ को आपने पीछे जे पढ़ लिया। ये देखिएगा श्रृंग क्या है, ऊंचाई है, मतलब जो ऊपर उठता है, अधिकतम ऊपर उठता है उसको श्रृंग कहते हैं, और जो सबसे नीचे जाता है गहराई उसको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग में दो होते हैं, श्रृंग और गर्त होते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ से कि आप देखिएगा ऊपर में एक नीचे में है, तो आप देखिए ऊपर को श्रृंग कहेंगे, नीचे वाला को गर्त कहेंगे। श्रृंग गर्त ये चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोहा को पीट कर दिखाया गया था, ऐसे जे विक्षोभित होता है। ढोलक को भी पीटिएगा तो ऊपर नीचे जे करता है, तो इसको हम ये कहेंगे कि कंपन जो हुआ, ऐसा कंपन को हम ये कहेंगे कि अनुप्रस्थ है।
तनी हुई डोरी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ऐसे अगर कि एक छोर से हम इसे हिलाते हैं तो फिर ये इस प्रकार से गति करता है, ऊपर नीचे यानी लंबवत करता है, तो इसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगे जब ये इसका गति आगे पीछे हो, सपिंडन और विचलन में, मतलब कहीं सिकुड़ जाए, कहीं पर ज़्यादा विस्तारित हो जाए। सपिंडन और विचलन प्रतिरूपित ये बनाते हुए गति करता है तो उसे हम ये कहेंगे, अर्थात सपिंडन का अर्थात मतलब पास पास आ जाए, और विचलन का अर्थ मतलब विरल हो जाए, दूर दूर चला जाए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जैसे तार के स्प्रिंग को दबाते हैं तो सपिंडन हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, और कभी कभी ये क्या होता है उसे छोड़ देते हैं तो रिफ्रैक्शन मतलब विरलन हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में ये दिया गया है, एग्जाम्पल को यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कभी यहाँ पर देखिएगा ज़्यादा इसको नज़दीक में सपिंडन कर दिया गया, कभी कभी ज़्यादा फिर ये दूर दूर कर दिया, तो इसको कहेंगे विचलन। यहाँ पर भी देख रहे हैं दूर दूर, तो इसे हम ये कह सकते हैं इस अवस्था को कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है, सपिंडन विरलन के रूप में। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या है, ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला पूछता है, और भूकंप में पी तरंगे भी, और फिर जो लास्ट एक जो होता है लव तरंगे वो भी जो होता है, सर्पिलाकार स्प्रिंग में भी ये तरंगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अब अंतर हम देखेंगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे, इसमें माध्यम कण के तरंग की दिशा लंबवत होती है, और इसमें देखिएगा समांतर होते हैं, मतलब ऊपर नीचे ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन ये देखिएगा कि ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, समांतर चलती रहती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पीछे अभी देखे थे। नेक्स्ट, ए तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, श्रृंग और गर्त के मिलाकर एक अनुप्रस्थ तरंगे बनती है, इसमें सपिंडन और विरलन के रूप में होती हैं। यह तरंगे ठोस से, ये देखिएगा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठोस माध्यम और द्रव माध्यम के ऊपरी उत्पन्न, मतलब पानी में अगर फेंकेंगे अगर कोई भी वस्तु को, तो आपको जो पानी का ऊपरी सतह पर ही ये अनुप्रस्थ तरंगे देखने के लिए मिलेगा। एक होता है तीनों अवस्था में चल सकता है, मतलब अनुदैर्ध्य होगा, ठोस द्रव और गैस में सपिंडन हम कर सकते हैं, ठोस को भी हम दबा कर ये सपिंडन कर सकते हैं, गैस को भी द्रव को भी, तो तीनों अवस्था में चल सकता है। अनुप्रस्थ तरंगे के संचरण होने के माध्यम में दाब और घनत्व परिवर्तन होता है, मतलब ये जब चलेगा अनुप्रस्थ तो दाब को भी प्रभावित कर सकता है और घनत्व में भी कुछ परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसे चलने पर दाब घनत्व में परिवर्तन अनुदैर्ध्य तरंगों के संचलन होने में माध्यम के दाब और घनत्व में परिवर्तन होता है, मतलब अर्थात ये कह सकते हैं दोनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम ध्वनि से संबंधित चल रहे क्वेश्चन। ध्वनि साउंड से संबंधित, ध्वनि विक्षोभ तरंगों के श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे स्पंदन करने लगते हैं, यानी कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने से ही हमें ध्वनि का अनुभव हो जाता है। ध्वनि तरंगे, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग, यांत्रिक के मतलब जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होगा, अर्थात अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब जो आगे पीछे सपिंडन और विचलन के रूप में चलती है। नेक्स्ट, इसलिए ध्वनि तरंगों के संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होगा, निर्यात में कभी चलने वाला नहीं, इसलिए अंतरिक्ष में आप सोचिएगा कि बातचीत कर लें तो नहीं हो पाएगा, तो ठोस द्रव गैस इसे जे चाहता है, इसलिए जे इसे यांत्रिक तरंगे हम जे कहेंगे। वायुमंडल होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम कहते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम जो वहाँ पर बात भी नहीं कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे निर्यात में संचालित नहीं करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के धरातल पर समानांतर से बिना किसी यंत्र के बात नहीं कर सकते, मतलब चंद्रमा पर अगर जाएंगे तो हम किसी यंत्र का बिना किसी यंत्र के बात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि के तरंगों का वर्गीकरण। तो देखिएगा ध्वनि के तरंगे तीन प्रकार के, अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य। अश्रव्य तरंगे किसे कहेंगे, मतलब जिसका आवाज़ बहुत स्लो होता है, जिसका 20,000 से हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होता है, उसको हम कहेंगे
अश्रव्य हठर्जी, मतलब एकदम सुनाई ही नहीं देगा। जैसे दिल का धड़कन जो होता है वो कभी आप ये नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। इसे सुनने के लिए डॉक्टर अल्लाह का प्रयोग, जिसको कि स्टेथोस्कोप कहते हैं, स्टेथोस्कोप। देखिए, अगर ज्वालामुखी से या भूकंप से कुछ हलचल होता है उसको हम नहीं सुन सकते, उल्का पिंड में जो हलचल होता है उसे नहीं सुन सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे अश्रव्य। अर्थात 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो इसे कहेंगे अश्रव्य। तो हमारे जो बॉडी का जो हृदय होता है, हृदय का धड़कन का धड़कना भी जो आप याद रखिएगा इसी में होता है। इसे सुनने के लिए अल्लाह का प्रयोग हम ये करते हैं, स्टेथोस्कोप इसका नाम है। तो अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये तरंगे बड़े आकार के ध्वनि स्रोतों से कंपन द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, कम ऊर्जा ग्रहण करती है। ये तरंगे कम ऊर्जा ग्रहण करती है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण माध्यम में कम दूरी तय करता है। पराश्रव्य तरंगे किसे हम ये कहेंगे, ये चीज़ को समझ ले पहले। तो पहले दोस्तों हम देख लें श्रव्य तरंगे क्या होता है। तो श्रव्य, जिन तरंगों को हम कान से सुन सकते हैं उन्हें कहेंगे श्रव्य तरंगे। इसका याद रखिए आवृत्ति 20 से 20 हर्ट्ज के बीच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब जिसे हम सुन सकते हैं और इसका क्या कितना ये रेंज होता है। तो 20 से 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक होता है जो हम लोग इसको सुन सकते हैं। मनुष्य, जानवर, बांसुरी, शहनाई, ढोल इत्यादि द्वारा ये सब उत्पन्न होता है। पाराश्रव्य जो 20,000 से ऊपर, मतलब जो आपके कान के लिए क्षति भी हो सकता है, बहुत चीज़ों के लिए ये क्षति भी होता है, मतलब हाई लाउडनेस होने लगता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे पाराश्रव्य तरंगे। इसके द्वारा इमारत भी, बहुत सारे इमारतें भी बर्बाद हो जाती है, इतना तरंगे निकलते हैं। तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल भी है, यूज भी है, तो हम देखेंगे आगे। वे तरंगे अब देखिए इनका तरंग दैर्ध्य देखिएगा इतना सेंटीमीटर से ये ज़्यादा होता है। अब इसको ये कौन कौन ये सुन सकते हैं, मतलब मनुष्य नहीं सुन सकते, बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, ये सभी सुन सकते हैं। कुत्ते लगभग इतना आवृत्ति तक, चमगादड़ और इतने मतलब सुन सकते, कुत्ते 50,000 तक लगभग, और चमगादड़ 1,00,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। इसी ये कारण चमगादड़ देखिएगा रात में अपने शिकार करने के लिए ये निकलते हैं, क्योंकि ये देखिएगा पराश्रव्य तरंगे के आधार पर अनुमान अपने शिकारी का लगा लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, सोनार का प्रयोग याद रखिएगा समुद्र की गहराई मापने होता है। तो ये याद रखिए जल के भीतर डूबी हुई पनडुब्बी को पता लगाने में भी इसका ये प्रयोग करते हैं, या खोया हुआ समुद्र में अगर कोई या फिर किसी तालाब में किसी चीज़ को खो गया है तो उसको ढूंढने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये पराश्रव्य तरंगों पर काम करता है, जिसको कि ध्वनि परिवर्तन का भी सिद्धांत हम ये कहेंगे, आगे पढ़ेंगे। ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत पर करता है, क्योंकि टकराता है, टकरा कर फिर यंत्र में आ जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा संकेत भेजने, चिकित्सा विभाग है। चिकित्सा विभाग मतलब कैंसर, अगर कि कोई भी बॉडी में अगर कि कैंसर हो गया है तो उस कैंसर में मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए, मारने के लिए, कोशिकाओं को हटाने के लिए, मारने के लिए हम ये इसका प्रयोग ये करते हैं। इतना ये स्पीड में ये निकलता है। बहुत सारे कपड़ा, महंगे कपड़ों को धुलाई करने के लिए भी ये किया जाता है, सफाई करने के लिए भी किया जाता है। चिमनी के राख जो होते हैं, चिमनी के राख को भी सफाई करने के लिए इसमें ये किया जाता है। सोनोग्राफी में प्रयोग करते हैं, अल्ट्रा सोनोग्राफी में जो हम ये प्रयोग इसका ये करते हैं। बहुत सारे इस्तेमाल ये इसका है। तो आइएगा पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20,000 से अधिक होता है। इसको कौन खोजा था? तो याद रखिएगा गोल्टन ने सीटी बजाकर, याद रखिएगा कि दाब विद्युत प्रवाह द्वारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन उत्पन्न किया था। इसमें बहुत काफ़ी एनर्जी होता है। कम तरंगदैर्ध्य के कारण माध्यम में अधिक दूरी तय करता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी जिसमें कम तरंगदैर्ध्य होगा वो अधिक दूरी तय करेगा। नेक्स्ट ध्वनि अथवा संगीती ध्वनि के प्रमुख गुण। ध्वनि से जो कुछ गुण होते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। सामान्य ध्वनि विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि में 4 विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर ध्वनि में भिन्नता अनुभव की जा सकती है। तो देखिएगा, एक लाउडनेस, प्रबलता, तारत्व, गुणता, तीव्रता, व्यक्तित्व,
ये सभी जो गुणे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या है अनुनाद, ये सब जो क्रिया पाई जाती है तो इसे हम देखेंगे क्या है। तो प्रबलता लाउडनेस मतलब ज़्यादा जोर से आवाज़। प्रबलता वह ध्वनि का अभिलक्षण है जिसमें अनुरूप ध्वनि के कान धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि जब मंद हो तब उसका प्रबलता कम होता है, परंतु तीव्र ध्वनि की स्थिति में प्रबलता अधिक होता है। जब तीव्र हो तब प्रबलता अधिक होता है। ध्वनि तरंग के आयाम छोटे हो तो ध्वनि मृदु यानी धीमी, और आयाम बड़े हो तो ध्वनि तीव्र होगी। ये चीज़ को जो है लाउड जो ज़्यादा होगा, डेसिबल में इसका ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये कहता है कि ध्वनि का ज़्यादा जोर से आवाज़ सुनाई देना, ये चीज़ को जो डिपेंड करता है, प्रबलता हम जो कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा तारत्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। तो तारत्व दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तारत्व ये क्या है। पिच, शार्पनेस मतलब तीखी आवाज़, जो सुरीला आवाज़ कहते हैं कि बहुत सुरीला लग रहा है। तो ये देखिएगा तारत्व। तारत्व वह अभिलक्षण है जिसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितने ही अधिक होता है तारत्व उतना ही ऊंचा होता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मतलब जितना ही कंपन करने की क्रिया अधिक होगा उतना ही तारत्व अच्छा होगा, यानी स्वर उसका बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि तारत्व अधिक हो तो उसका आवृत्ति भी ये क्या होगा, अधिक होने वाला है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तारत्व के कारण देखिएगा कि महिलाओं का आवाज़ अच्छा होता है, सुरीला होता है और फिर कड़वी लगता है, और फिर पुरुषों का आवाज़ देखिएगा मोटा होता है, इसी तारत्व के कारण होता है। ठीक है, निम्न तारत्व ध्वनि की तरंग की निम्न आवृत्ति अर्थात ध्वनि का निम्न तारत्व है। ध्वनि तरंग की उच्च आवृत्ति ध्वनि तारत्व का उच्च स्तर है। तो ये चीज़ को समझिएगा कि तारत्व ये क्या है। तारत्व से याद रख लीजिएगा कि मतलब स्वर का अच्छापन ये पता होता है। ये कहते हैं ना कि बंदर का आवाज़ तीखा होता है, तो वो तारत्व के कारण, पिच के कारण होता है। गुणता चलेंगे। गुणता संगीत का स्वर वह अभिलक्षण है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों को हम जे समान तारत्व या समान प्रबलता वाली दो ध्वनि को अलग अलग पहचान सकते हैं। मतलब गुणता के मतलब दो वाद्य यंत्रों को पहचाना। एक तरफ से मान के चलिए कि ढोलक बजाया जा रहा है, एक तरफ से बिंजू बजाया जा रहा है, लेकिन हम इसे बिना देखे हुए दूर से ही इसे पहचान लेते हैं। तो एक किसके कारण हमने पहचान किया, किस गुण के कारण, ध्वनि के कौन सा गुण के कारण, तो गुणता के कारण। ठीक है, गुणता के कारण हम दो वाद्य यंत्रों को पहचान सकते हैं। तीव्रता देखिएगा, वह भौतिक राशि है जो ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को व्यक्त करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान की सुग्राही पर निर्भर करता है, अर्थात ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम के समानुपाती होता है। ध्वनि स्रोत से ध्वनि की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता एक वह भौतिक राशि है जो तरंग की ऊर्जा का हस्तांतरण की दर को व्यक्त करता है। तीव्रता के साथ साथ कान की सुग्राही पर भी डिपेंड करता है।